वहाँ तो पढ़े ही थे आप लोग, ग्रेजुएशन और पीजी में एक एक कविताओं को पढ़े थे बहुत अच्छे से। और दूसरी बात ये थी, वह नेट जरक के समय भी काफ़ी हम लोग पढ़े थे, और खुद से ही पढ़े थे, ऐसा नहीं कि टीचर की सहायता लिए थे। और टीचर की सहायता इसलिए नहीं लेनी पड़ी थी कि हमें जो ग्रेजुएशन और पीजी के टीचर थे, ओके, वो अच्छे से हमें पढ़ा दिए थे। ओके, फिर भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है इस किताब का नाम भी जान के चले जाएंगे तो आप मतलब कविता सेक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, आपका आराम से बहुत सारे सेक्शन सही भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ बातें हम बस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इस विषय में। ओके, ये सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे पृथ्वीराज रासो, है ना। ये वास्तव में गलत लिख दिए हैं, ये चंद्रवरदायी लिखना चाहिए था। ओके, तो चंद्रवरदायी का जन्म 1168 में हुआ था, आपको पता है। ओके, और ये जो पृथ्वीराज रासो आप देख पा रहे हैं ना, तो इसमें 69 सर्ग है, आपको पता है, जिसे समय कहा गया है। और ये रेवा तट है ना, ये रेवा रेवा नर्मदा का नाम है, ठीक है। तो और ये कौन सा पार्ट है, ये 27वां पार्ट है। ओके, 27वां पार्ट है ये, है ना, 27वां समय है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, रेवा तट का ये जो पृथ्वीराज रासो का 27वां चैप्टर है रेवा तट। ओके, और रेवा मतलब नर्मदा नदी। ओके, ये याद रहेगा। और इसमें वास्तव में दो लोगों के बीच का युद्ध का वर्णन है। एक तो पृथ्वीराज रासो हैं ही, पृथ्वीराज रासो हैं ही, और भरसेज मोहम्मद गोरी के बीच का युद्ध है। ओके, ये बात आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ इनके पृथ्वीराज रासो का सेनापति जो था उसके नाम का भी जिक्र आता है। ओके, तो चामंड राय इनका नाम है, चामंड राय। ओके, चामंड राय। तो और ये जो है पृथ्वीराज रासो मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में हरा देते हैं। ओके, और फिर कैद में भी रखते हैं 1 महीना 3 दिन। इतनी बातें बस रखिएगा। ओके, इतनी बातें याद रखिएगा। कोई शायद सभी ना जुड़ना चाह रही है। ओके, चलिए। चामंड को क्या बताया कि पृथ्वीराज रासो? चामंड राय जो है पृथ्वीराज रासो का सेनापति है। चामंड राय पृथ्वीराज रासो का सेनापति है, ठीक है, याद रहेगा चामंड राय। उसके बाद अमीर खुसरो के विषय में बहुत जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, अमीर खुसरो का ओरिजिनल नाम याद रखिएगा, अबुल हसन नाम है, अबुल हसन, है ना, अबुल हसन नाम है। और 1253 में, कहीं कहीं 55 भी लिखा रहता है, एटा में जन्मे थे। 1253 में एटा में जन्मे थे। एटा यू, है ना, अवध क्षेत्र का है ये एरिया। ओके, अवध क्षेत्र का एरिया है, और इसीलिए रामकुमार वर्मा ने इनको कहाँ गया, रामकुमार वर्मा ने इन्हें, है ना, जो है क्या कहा था, सर ये 1253 अबुल हसन का जन्म। हाँ हाँ, इनको नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अवधि का प्रथम, काफी देर से क्लास चल रहा है। नहीं नहीं, अभी बस ये शुरू किए हैं, इतनी बातें हैं। अवधि का प्रथम कवि कहे हैं कौन, रामकुमार वर्मा। और ये लोग, ये सारी बातें आप पढ़े थे। ओके, और खालिक बारी नाम की एक रचना भी इनका बहुत फेमस है, और ये वास्तव में हिंदी फारसी का शब्दकोश है। खालिक बारी हिंदी फारसी का शब्दकोश है। और खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ आप गेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका अर्थ भी आपसे पूछा जाएगा तो वो भी गेस कर सकते हैं। ओके, चलिए। विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं, मेन रूप से कहा जाए तो। कुछ लोग भक्ति कवि मानते हो, श्रृंगारिक कवि। ये जो डिबेट है उसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। ओके, ये 1350 में पैदा होते हैं दरभंगा में, ठीक है, 1350 में। इनके गुरु का नाम आपको पता है, हरि मिश्र है। और बीपीएससी में पूछा गया था, इनके पिताजी का नाम गणपति ठाकुर। आपको याद होगा, जो बीपीएससी तैयारी दिए होंगे तो आप लोग को याद होगा ना। हाँ सर, सीआरटी में पीजी में ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो ऑप्शन में पिता का नाम ही नहीं था।
तो दो ग्रुप में से कोई नहीं। गणपति ठाकुर, गणपति ठाकुर था नहीं नीचे संजीव? चैट नहीं। भी है, जाने दीजिए, उस विषय में बात करेंगे तो लेट होगा, है ना। और देखिए इधर जो आपका दिख रहा होगा, और कीर्ति लता कीर्ति पताका, है ना। जातीय कवि कौन बोला है इनको? बच्चन सिंह, ये आपको पता है। बाकी जो है पदावली में कृष्ण और राधा कैरेक्टर हैं, पदावली में कृष्ण और राधा कैरेक्टर्स के आधार पे ये बात करते हैं, कृष्ण और राधा कैरेक्टर के आधार पर, ठीक है। बाकी देखिए जैसी ग्रंथावली हो गया, ये भ्रमर गीत सार हो गया, या रामचरितमानस हो गया, तुलसीदास और बिहारी सत से, ठीक है। तो इनके विषय में थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे, है ना, जान लेंगे। ओके, यहाँ तक थोड़ा बहुत आप बस कवियों का परिचय लेकर के भी जाएंगे तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सरस्वती पांडे है और वहाँ कवि परिचय दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा, जैसे के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ओके, सूरदास के विषय में, तुलसी, बिहारी, घनानंद, मीरा, ठीक है। तो ऐसे ही करके पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर के। यहाँ देखिए इधर से जो प्रश्न बनेगा ना, एक तो जितने कवि हैं उनका जन्म वर्ष बहुत मायने रखता है। ओके, जितने कवि हैं सबका जन्म वर्ष काफ़ी मायने रखता है, और मैंने आपको लगभग सबका बताया भी हुआ है, ठीक है। चाहे हमने सरस्वती पांडे के समय में भवानी प्रसाद मिश्र हो, है ना। किस शतक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र? दूसरे सेकंड क्या है ना, शमशेर भवानी, दूसरा आंसर। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। भवानी, शंकु, हरि, नरेश है। जो भी है, जैसे भी आप लोगों ने याद किया है, मैंने आप जैसे एक बार हमने आपसे बात किया था ना, है ना, कि देखिए प्रिय प्रवास 17 सर्ग है इसमें। ओके, और इसमें कृष्ण के प्रवास का वर्णन है। ओके, प्रिय प्रवास में। और कल मैंने आपको आधुनिक काल के जितनी कविता हैं सबका एक PDF मेरे पास उपलब्ध था, तो मैंने आपको भेज दिया, उसी वेबसाइट का भी लिंक भी भेज दिया जहाँ से मैंने लिया था, है ना। ऐसा ही भारत भारती साकेत का किसका है? मैथिली शरण गुप्त। इतना भी आप करके जा रहे हैं ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही कमायनी का आपको जो है सर्ग सीरीज में याद करवा दिया था मैंने, है ना, तो वो आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो सर्ग को आप लोग 15 सर्ग है इसमें कमायनी का, प्रकाशन वर्ष 1935 है ना, और ये आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, बाकी हम इसको डिटेल में जब दिसंबर के लिए आप तैयार कर रहे होंगे उस समय बताएंगे। श्रद्धा सर्ग भी, लज्जा सर्ग भी, ईरा सर्ग भी बहुत अच्छे से बताएंगे। खास करके श्रद्धा सर्ग BHU के सिलेबस में था और हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया था। ओके, तो वो, और हमारे पास एक किताब है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो उस किताब का सहारा लेकर के मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद आंसू भी लिखते हैं। ओके, निराला की देखिए इतनी सारी कविताएं लगी हुई है। ओके, और सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये लंबी कविता है, ठीक है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा बहुत लंबी कविता है ना। और राम की जो शक्ति पूजा है ना, कृतवास रामायण के आधार पर लिखा गया है, और ये बंगाली रामायण है। बंगाल में कृतवास रामायण चलता है। ओके, बंगाली रामायण ये है, ठीक है। सरोज स्मृति, सरोज इनकी पुत्री है। ओके, उनके डेथ के बाद ही सरोज स्मृति लिखते हैं, ठीक। जूही की कली, जागो फिर एक बार, बांधो नौ नौ इष्ठाव बंधु, कुमारी विश्वास इसको बहुत अच्छे से गाए भी हुए हैं, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, ठीक है। तो कुरमुत्ता, ये सभी कविता किसकी है? निराला की। और इनका जन्म वर्ष आपको याद होना चाहिए, तो सभी का जन्म वर्ष एक बार आप जाइएगा सरस्वती पांडे से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये काम अभी कर लीजिएगा, नोट में कर लीजिए कि हमें ये काम करना है। ओके, क्योंकि अभी, और आप लोग तो PYQ देखे नहीं होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके, तो PYQ मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो बहुत सारे प्रश्न जन्म वर्ष के आधार पर, प्रकाशन वर्ष के आधार पर ही पूछ लिया गया था। ओके, पंत साहब हैं। ओके, पंत का जन्म आई थिंक 1900 में हुआ है ना, जन्म हुआ है, हाँ सर, ठीक है। 1889 में इनका हुआ है, ठीक। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही परिवर्तन नाम की कविता, ये भी बहुत लंबी कविता है, परिवर्तन, ठीक है, ये भी लंबी कविता है। प्रथम रश्मि बहुत छोटी सी कविता है ना। पंत जी लिखते हैं। ओके, और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं,
पंथ। ठीक, ऐसे ही देखिए महादेवी भी है ना, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये सभी हम लोग के सिलेबस में था, इसलिए हम लोग को नेट के समय में अलग से नहीं पढ़ना पड़ा था। ओके, तो उसके बाद जो है आपका फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, द्रुत धरो जगत के जीर्ण पत्र। तो ये सभी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ सिलेबस में मिस्टेक है, ये सिलेबस में मिस्टेक है। ठीक है, ये महादेवी की कविता नहीं है, ये किसकी कविता है? पंत की। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, युगांत में संकलित है ये कविता। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। उर्वशी, दिनकर जी का जन्म हमने कल आपको बताया था 59 में। ओके, उर्वशी और रश्मि रथी ये दो है ना। इवन रश्मि रथी का तीसरा सर्ग जो है आप लोग पढ़ते हैं ना, कृष्ण की चेतावनी है ना, वो उसी में है। ठीक है, तीसरे सर्ग में कृष्ण की चेतावनी जो आप लोग पढ़ते हैं। उर्वशी भी है। ओके, उर्वशी का तीसरा अंक आपको पढ़ना है। और ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि आप पढ़ते रह जाएंगे पूरा का पूरा सर्ग। ठीक है, चलिए, हमने आपसे पूछा था कालिदास बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, ये बहुत छोटी कविता है, 6-7 पंक्तियों की कविता है। खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, है ना, मनुष्य हूँ। तो संभव हो तो आप लोग इन कविताओं को पढ़ लीजिएगा, है ना। मान लीजिए हमें अभी पढ़ने का कालिदास कविता पढ़ना है मान लीजिए, है ना, तो देख लीजिए आप लोग। ओके, जैसे हम निकाल लेते हैं कालिदास कविता। आप 5 बजे बोले थे। कहीं जाना है ना, इस वजह से, है ना। मैंने आपको ये कविता का जिक्र भी किया था, है ना। देखिए, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अजरया या तुम रोए थे, कालिदास सच 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 बतलाना, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, है ना। तो कालिदास का वर्णन है, शिव का वर्णन है, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया रति का, तो कामदेव की पत्नी का नाम रति है, क्रंदन सुन आंसू से। यहाँ आप इंदुमती किसकी पत्नी है? अज की, है ना। कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने तो ही दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे, है ना। वर्षा ऋतु की अस्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख, और किस मास का वर्णन है? आषाढ़ का। अब ये आषाढ़ ही चल रहा है। देखो गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष को मन जब उपचा, खरे खरे तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उस पुष्कारवर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना। तो इस तरह से इतनी छोटी सी कविता है। और यहाँ से अमल धवल के गिरी के शिखरों पर प्रिय वर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष क्या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। ओके, ये कविता आपको कहीं न कहीं प्रश्न बन जाएगा कि किस देवता का वर्णन है, तो शिव का वर्णन है ना। ऐसा ही कवि तो कालिदास हैं ही, और कितने सारे जोड़े आ गए हैं, है ना। रति कामदेव आ गई हैं। ओके, इधर आप देख पा रहे हैं इंदुमती अज आ गया है। ओके, यक्षिणी के विषय में यहाँ आ गया है ना। तो इतनी बातें ही याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वही कह रहा हूँ कि कविता थोड़ा सा भी आप पढ़ लेंगे ना तो बन जाता है। ऐसे ही बादल को गिरते देखा है ना, इसको भी देख लीजिए आप लोग। है ना, तो देख लीजिए, अमल धवल गिरी के शिखरों पर पाई, हमारे हम लोग को बीए में पढ़ना था, है ना। बीए में आधुनिक का बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ना भी था और पढ़ाया भी गया था बहुत अच्छे से, और हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, है ना। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटी छोटी मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उस स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ओके, तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी
कई झीलें हैं उस श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधु विस्तंतु खोजते हंसों को तिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशात सापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरी दरी कलह छिड़ते देखा है। हाँ, एक मिनट को जोड़ना चाह रहे हैं। ओके, कहाँ गए धनपति कुबेर, वह कहाँ गई वह अलका। तो अलका और धनपति कुबेर, और ये जो आप देखे थे अलका, वो जो कैरेक्टर आई थी, क्या कहाँ आपने वो कैरेक्टर देखा था स्कंदगुप्त में? तो धन कुबेर की बेटी याद है? नहीं ठिकाना कालिदास के ब्यों प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर कौन बताए वह अलका। और वो धन कुबेर की बेटी का क्या नाम था? उसका सर मालवा, क्या नाम? मालवा के धन कुबेर की बेटी का क्या नाम? विजया नाम है मालवा के धन कुबेर की। ओके, विजया। ठीक है, तो वो सब याद करिए। विजया। सत सत निर्झर निर्झर निकल, मुखरित देव दारू कानन में, है ना, सोनित। ये वास्तव में, है ना, हिमालय का ही वर्णन है यहाँ भी, है ना, और यहाँ देवदारू के पेड़ आ रहे हैं। ओके, तो खैर इस तरह से कविता सिर्फ पढ़ के गए रहेंगे ना कविता, तो भी आपका काम हो जाएगा। कविताएं पढ़ के चले गए होंगे तो भी, ऐसा नहीं कि कविताओं का अर्थ समझना जरूरी है। ओके, ऐसा ही। हाँ, एक बार मैं राम की शक्ति पूजा कविता आप लोगों के लिए ओपन करता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा वहाँ से प्रश्न बनता है, और हो सकता है कि यदि कविता से एक बार आपको गुजार दें, है ना। बहुत लंबी कविता है, लेकिन यदि आप कविता से गुजरे रहेंगे और कुछ लाइन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। निराला की कविता है ना। चलिए, तो ये पहला लाइन ही इम्पोर्टेंट है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजयी समर, आज का तीक्ष्ण विगृत क्षिप्र कर बेग पर सत्सेल समरनशील नील लंब गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल। तो ये बस ये लाइन याद रखिएगा, है ना। रवि हुआ अस्त। इधर एक लाइन है, राघव लाघव रावण वारन गति युग प्रहर, उद्धत लंका पति मर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्व दिव्य सर्वंग भाव विद्यांग बद्ध कोडांग मस्तिक हर रुधिर सरा। आपको फील हो रहा होगा कि ये संस्कृत की कविता तो नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये वास्तव में निराला को किसी ने चिढ़ा दिया था, उसके बाद ये कविता लिख दिए हैं। ओके, और इतनी शानदार कविता लिखे हैं। किस आधार पर लिखे हैं? निराला कहाँ के थे? बंगाल के ही थे ना, मेदिनीपुर के। और कीर्तवास रामायण बंगाल में चलता है, उसी के को आधार बना करके इन्होंने लिखा है। ओके, इसे याद रखेंगे आप, कीर्तवास रामायण के आधार पर। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो पहला पैराग्राफ है ना आपका, ये कितने का है? 18 पंक्ति है इसमें। ओके, ये देखिए, यहाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको दिखाई, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है यमा निशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा, दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत करत रहा पीछे अम्बुधि विचार। तो ये है यमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। वास्तव में ये राम रावण का युद्ध हो रहा है, और युद्ध कंप्लीट नहीं हुआ है। एक दिन का युद्ध मान लीजिए कंप्लीट हुआ, तो रात में ये चीज़ें चल रहा है, अन्य सारे सेना वापस आ रहे हैं। तो भाई कैसे युद्ध जीता जाए, क्योंकि रावण की स्थिति देखिए, है ना, वो जितने बानर सेना थे उसका तहस नहस कर दिया था। ओके, तो इसीलिए इनमें चिंता है, राम वाले सेक्शन में चिंता है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, है ना। इतनी रात्रि है कि आप देख पा रहे हैं, इतनी अंधेरा है ना। अंधेरा भी प्रतीक है एक तरह से, कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ नेगेटिव सेंस में ही आ रहा है ना।
कहने का डिमोटिवेशन का भी प्रतीक कह सकते हैं। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे। और ये अम्बुधि विशाल का गरजना भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी डरा रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, लेकिन जो है कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा भी है, जलती मसाल जैसे। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहा उठता जग जीवन में रावण जय है, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुतम में श्रांत। तो ये लाइन कम से कम याद रखिएगा, है अमानिसा उगलता गगन अंधकार। ओके, ये भी लाइन एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए। ओके, जब सब कुछ उसको लग रहा था नेगेटिव नेगेटिव, है ना, तो उसके बाद उनको सीता याद आती है। किनको? राम को। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागे पृथ्वी तनिया। पृथ्वी तनिया मतलब सीता कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया वन विदेह का प्रथम स्नेह का। तो पहली बार जब राम गए थे विदेह में, विदेह मतलब ये मिथिला में गए थे, है ना, जनकपुरी में जब गए थे, तब लताओं के बीच से जब पहली बार सीता को देखे थे, है ना, तो वो क्षण याद आया। हाँ, कि नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, मतलब नयनों से ही बातचीत हो रही थी और उसी से प्रिय संभाषण, अपने प्रियतमा से बातचीत हो रही थी। पलकों का नब पलकों पर प्रथम उत्थान कथन, ये कितना शानदार लाइन है ना। कि इसका एक्सप्लेनेशन आप करिए तो ये है कि पलकों का नब पलकों पर, जो राम के पलक थे और सीता के पलक थे, एक दूसरे के लिए बिल्कुल नया था, है ना। बिल्कुल पलकों का नब पलकों पर प्रथम उत्थान पथन, पहली बार जो आँख मिला एक दूसरे से, तो पहली बार ही मतलब नब पलक, जैसे आँख जो आप कह सकते हैं आँख बंद हुआ खुला तो पलक ऊपर नीचे हुआ। ये कितना मस्त लाइन है। पलकों का नब पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते हुए पराग समुदय। और फिर प्रकृति किस क्या भूमिका निभाती है आप देखिए। गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय बलय, है ना। आप सोच रहे होंगे यदि पढ़ा सकते थे तो क्यों नहीं पहले पढ़ा दिए, है ना। तो आप लोग कह रहे थे कि मैं बीपीएससी ये वो, है ना। दो जगह दिमाग रहेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। ओके, तो ये लाइन याद रहेगा ना। पता नहीं था सर, पता नहीं था ये बीपीएससी नहीं होगा अभी। तो है अमानिसा वाला लाइन के बाद ये है लाइन, ठीक है। पलकों का नब पलकों, क्योंकि यदि सीरीज में लगाने आ जाए तो थोड़ा दिमाग में रहेगा तो ठीक रहेगा ना। एक तो ये लाइन और अभी हुआ अस्त, तो पहला लाइन है। ओके, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया है अमानिसा उगलता गगन घना अंधकार। ओके, तीसरा लाइन हमने आपको ये बता दिया, नब पलकों वाला नयनों का प्रथम। ओके, फिर आते हैं हम आगे। ये देखिए, खिंच गए दीर्घों में सीता के राममय नयन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, इस और रुद्र वंदन जो रघुनंदन कुंजित करने को ग्रस्त समय व्योम कपि बढ़ा अटल लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल श्यामा के पत्तल भाराधरन हर मंद्र स्वर बोले संबरो देवी निज तेज नहीं बानर यह नहीं हुआ श्रृंगार युग मुगत महावीर अर्चना राम का मूर्ति मान अक्षय शरीर चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्व। ये तो ये आपसे मान लीजिए ये पंक्ति दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए किसके बारे में बातचीत हो रही है, तो क्या आप बताएंगे। ओके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य कौन है, यहाँ बातचीत हो रही है राम भगवान, नहीं हनुमान की, ठीक है। चिर ब्रह्मचर्य रत, है ना। एकादश रुद्र, रुद्र का 11वां अवतार, रुद्र मतलब शिव का 11वां अवतार। ओके, चिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, और राम के सर्वोत्तम अनन्य, और राम के सबसे करीब कौन, हनुमान जी की बातचीत हो रही है। क्योंकि जो है वही सबसे अधिक परेशान भी रहते हैं राम, कैसे सीता को वापस लाया जाए। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं।
हाँ यहाँ देखिए ये वाला लाइन अब कहाँ से उठाऊँ, ठीक है यहीं से उठाते हैं। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण असुध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त तो तुम निश्चय हो सिद्ध करो उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कर्ण कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। ओके, तो ये लाइन काफ़ी, शक्ति की मौलिक की करो मौलिक कल्पना, तो ये सजेशन कौन देता है ना, ये सजेशन जो जामान होता है वही देता है ना। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। ओके, शक्ति की मौलिक कल्पना की बात कौन करता है, यहाँ हम कहीं आपको दिखाएं। हाँ ये देखिए, बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुबर, है ना, तो जामवान शुरू किया है बोलना। और ये इस नाटक में आप देखिए कितनी नाटकीयता है ना, कि कौन बोल रहा है, कौन सोच रहा है, कौन कर रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है आपको, है ना। बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुबर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यदि शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण असुध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त तो तुम निश्चय ही हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो वही कह रहा है कि जब तक सिद्धि न हो जाए, है ना, तब तक तुम पहले शक्ति की मौलिक कल्पना करो, अर्थात शक्ति का आराधन करो। ओके, क्योंकि रावण उधर शक्ति का आराधन कर रहा है तो तुम भी उसी आराधना से उत्तर दो उसका, है ना, प्रत्युत्तर आराधना के आधार पर ही दो। तो ऐसा कौन बोलता है, जामवान। जामवान, ठीक है। और देखिए क्वेश्चंस को समझने के लिए या कंसेप्ट को समझने के लिए PYQ देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका इस बार हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप लोग PYQ को देखिए, समझिए। ओके, क्योंकि देखिए एग्जामिनर पागल नहीं है कि कुछ पूछेगा, और वैसे कई बार कुछ भी पूछ दिया है, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन देखिए जो एग्जामिनर ठीक ठाक है ना, वो कुछ भी नहीं पूछेगा, वो ज़रूरी चीज़ पूछेगा आपसे। ओके, तो इसी तरह की चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते। और जो आप लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, तो वास्तव में राम जो दुर्गा का पूजा किए थे, है ना, तो उसका सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, शक्ति, वहाँ भी तो शक्ति का आराधन हो रहा होता है। 9 दिन नवरात्र। हाँ, नवरात्र। ओके, यहाँ देखिए 8वां दिन हो गया नवरात्र का। अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम, 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता, ऊपर कर गया अतिक्रमा ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर, हो गया विचित ब्रह्मांड पूर्ण देवता, स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के ताप सम्राब्ध, रह गया एक इंद्रिवर मन देखता पार, प्राय करने को हुआ दुर्ग जो शस्त्रार, द्विप्रहर रात्रि साकार हुआ दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा के प्रिय अंबर इंद्रिवर। तो जो इंद्रिवर है ना, तो ये जो इंद्रिवर है ना, लास्ट वाला, वो क्या करती है, दुर्गा खुद उठा लेती है। ओके, जो कमल है, यहाँ इंद्रिवर का अर्थ क्या है, कमल है। ओके, देखिए नीले रंग का कमल को हम लोग इंद्रिवर कहते हैं ना। तो इंद्रिवर, लास्ट वाला इंद्रिवर खुद उठा लेती है दुर्गा, है ना। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्रिवर, यह अंतिम जब ध्यान देते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। तो इंद्रिवर को एक्सप्लेन भी कर दिया गया, नील कमल। कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान वह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना आसित। तो यही है कि आप यहाँ देख पाइए कि भाई उसे लास्ट इंद्रिवर चढ़ाना था। ओके, और वो खुद दुर्गा उठा ले रही है। अब भाई कहाँ से लाएं, तो वो क्या, उसको यदि लाना है तो भाई
आसन तो छोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही आसन छोड़ेंगे राम, तो वो उनकी जो जप है, उनकी जो साधना है, वो एक तरह से अशुद्ध हो जाएगा, पूर्ण नहीं हो, खंडित हो जाएगी। ठीक है। हाँ, हो जाएगी। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यह पंक्ति सरोज स्मृति में है या फिर राम की शक्ति पूजा में। आप अच्छे से लाइन देख लीजिए, है ना। धिक जीवन जो पाता आया विरोध, तो ये वास्तव में ना राम की भी स्थिति ऐसी है ना, और साथ ही साथ निराला की भी स्थिति ऐसी है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी है उद्धार प्रिया का न हो सका। और ऐसे ही वहाँ जो है ना राम, ये सरोज स्मृति में धन्य मैं पिता निरर्थक था, तो ऐसा ही लाइन है, ठीक है। यहाँ राम कह रहा है जानकी है उद्धार प्रिया का हो न सका, ओके, और राम वहाँ निराला कहते हैं सरोज स्मृति में धन्य मैं पिता निरर्थक था, ओके। तो वो पंक्ति वहाँ है। ये पंक्ति आप ध्यान रखेंगे, राम की शक्ति पूजा की है ये पंक्ति, ओके। धिक जीवन जो आता का, और ये इंद्रिवर के बाद प्रयोग हो रहा है, इंद्रिवर उठा के लेके चले गई है दुर्गा, उसके बाद ये लाइन आया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ओके। वह एक और मन का रहा राम जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता, विनय कर गया भेद हुआ माया वरण प्राप्त, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा, ओके। अब राम सोचने लगा कि अब क्या करेंगे हम, ओके। तब देखिए यहाँ से उठता है मामला। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरुषवर चरण, पूरा करता हूँ देकर बात एक नयन, कहकर देखा तुनिर ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दहिना कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को तृत हुए सुमन, जिस क्षण बंध गया बंधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधक धीर धन्य धन्य राम, कहती ली भाग्य भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम के सामने थी दुर्गा भास्वर, ओके। तो वास्तव में हुआ क्या, हुआ ये कि जब सोचे कि भाई मैं उठूंगा तो मेरी तो साधना खत्म है ना, कोई फायदा नहीं, तो उसने कहा, उसे याद आया, राम को याद आया कि चलो एक दूसरा उपाय है हमारे पास, कि हमारी माता सुबह में मतलब बचपन में मुझे राजीव नयन कहा करती थी। तो राजीव नयन मतलब है ना कमल रूपी आँख वाला, ओके। राजीव नयन का मतलब यही हुआ, कमल रूपी आँख वाला, मतलब उसके पास दो कमल है अभी आँख। और ऐसे भी आप देखेंगे पूरे के पूरे रामचरितमानस में जो तुलसी लिखते हैं उसमें सबसे अधिक उपमा किसी का उपमय के रूप में आया है, उपमा। और उपमा जो होता है सबसे अधिक तुलना किससे की गई है, राम के पैर की तुलना करना हो, राम के आँख की तुलना करना हो, किसी चीज़ की तुलना करना हो, तो राम की तुलना, राम के शरीर की तुलना किससे की गई है, कमल से, ओके। तो यही राजीव नयन यहाँ भी कमल ही है, तो दो कमल तो अभी भी शेष है, ओके। तो वो क्या करता है कि दाहिना कमल जो है दक्षिण कर लोचन, दक्षिण लोचन, ओके। तो बाम हाथ में बायां हाथ में अस्त्र लेता है और दाहिना आँख जो है वो निकालने की कोशिश करने लगता है। उसी समय जो है देवी आती है, भगवती आती है और कहता है कि थम जाओ, ओके। और फिर उसकी साधना कंप्लीट होता है और फिर कहती है होगी जाए हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, ओके। ये राम की शक्ति पूजा का एक्सप्लेनेशन, ऐसा ही एक्सप्लेनेशन है, ओके। इसको और भी डिटेल में हम लोग कर सकते थे, लेकिन यदि आप इतना भी याद रख के जाते हैं और पंक्तियों का सीरीज आपके माइंड में रह जाता है, ओके, तो कहानी आपके माइंड में रहेगा, ओके। पहले अंतिम लाइन होगी जाए का महाशक्ति राम के बदन में हुई ली, और पहली पंक्ति आपको पता है ना, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तिक्षर बिगड़े सिपकर बेग प्रखर, ओके। ये यदि अब हमें पूरे का पूरा ये पंक्ति ही याद है, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि हमें मज़ा आवे, ओके। तो जब मैं एमए में था, एमए के सिलेबस में राम की शक्ति पूजा था लगी हुई थी ये कविता, ओके। तो उस समय
ये इन पंक्तियों का मैंने पाठ किया था और काफ़ी वायरल हो गया था ये। ओके, हालांकि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है नहीं, पर उस समय वायरल हो गया था। खैर, तो चलिए, इतनी बातें किए, अब हम सरोज स्मृति का भी कुछ अंश जरूर देखते हैं। ओके, सरोज स्मृति का भी कुछ अंश देखेंगे। देखिए, ये जो सरोज है ना, उसकी लड़की है। सरोज लड़की है, पेन कहाँ मैंने रख दिया। निराला किसे हो? और इनकी डेथ हो जाती है। ओके, आप चाहें तो निराला के विषय में भी देख सकते हैं। ओके, परिचय में जाइए, निराला के विषय में देख लीजिए। ओके, यहाँ फिर शादी के बाद ना डेथ होती है वो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पहले उनका पति मर जाता है। ठीक है। तो 1896 में, कहीं कहीं 99 भी दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1896 99 आपको याद रहे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। खैर, हम कविता सेक्शन में थे और सरोज स्मृति देख रहे थे। ओके, देखिए, सब कविता आपको दिख रहा है। ओके, बांधो नौ बंधु। तो उनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरन। और ये हमें याद है कि यह कविता हम लोग की एक मैम थी, है ना, वो पढ़ा रही थी, और उनके हस्बैंड का उसी समय डेथ हुआ था। तो पूरी कविता वो पढ़ाई, आंखों में आंसू था। तो वो ये ऐसी कविता है। ओके, तो कितने साल की है? 19 साल की। ओके, तेरा वह जीवन सिंधु तरन तनय लीकर दृक् पात तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण, है ना। तो 19 साल में उनकी डेथ हो जा रही है, किसकी? सरोज की। ओके, और अब ये देखिए, ये पंक्ति, इस पंक्ति के बारे में मैं बात कर रहा था। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। तो इस पंक्ति में और उस पंक्ति फिर ये वाला था, कन्फ्यूजन रहता है ना, क्या? ये वाला पढ़े हैं, धन्य है पिता निरर्थक। ठीक है, तो यह पंक्ति है। और देखिए, इस कविता को थोड़ा इमोशनल हो, मतलब कविता पढ़ते हुए ही आप इमोशनल हो जाएंगे। आंसुओं से सजल दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो कलक, प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उसास में भर, समझता हुआ मैं रहा देख, हटती थी पथ पर दृष्टि देख। तो ऐसी बात है। ओके, मैं हूँ मंगली मुरे सुनकर। तो ये मंगली थी, और जो लड़की मंगली होती हैं, आपको पता है, जल्दी शादी भी नहीं हो रही होती है, आपको पता है ना। तो जी सर, जो मांगली और होती है। मांगलिक जल। ओके, ओके, यहाँ देखिए, वे बड़े भले जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है लड़की भी 18 की है। ओके, तो जब शादी हो रहा था तो उस लड़का का उम्र कितना है? 26 साल, और लड़की 26 18 साल की है ना। और 19 साल में उनका डेथ हो जा रहा है। ओके, हर तरह उन्हें वर सुखी रहे, आएंगे कल दृष्टि से शीतल, आई पुतली तो खिलखिल खिलखिल हंसती है पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन कुंडली देख बोला ए लो, आई तू दिया है खेलो। ओके, तो वैसे मैं भी पता नहीं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें है इस कविता में, ऐसी शक्ति है। ओके, या और दूसरी बात ये है कि मैं उन दिनों को भी याद कर पा रहा हूँ जब मैं ये कविता पहली बार पढ़ा था। ओके, जब वो मैम पढ़ा रही थी। ओके, तो कहीं ना कहीं वो दृश्य भी हमारे माइंड में चल रहा है, तो थोड़ा हमारे लिए इमोशन पे। हाँ, यहाँ देखिए, फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वजन, नवयुवक एक साहित्यिक कुल कान्य कुब्ज, यह नैमित्तिक होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित ही सदृश, अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्राव, खत लिखा खुला भेजा तत्सन युवक
भी मिला प्रफुल्ल चेतन। तो यहाँ शादी फिक्स हो चुकी है। ओके, तो खैर ये एक लंबी कविता है, आप ये कम से कम याद रखेंगे ना। ओके, चलिए, तो अब हम अपने टेक्स्ट की तरफ, अपने ये सिलेबस की तरफ चलते हैं। ओके, ऐसा ही परिवर्तन कविता है, प्रथम रश्मि है। ओके, ये पंत की कविता है। ओके, इधर आप द्रुत झरो, ये जीर्ण पत्र, ये भी पंत की कविता है, ये भी याद रखेंगे। ओके, और कोश, ये छोटी छोटी कविता है। बीन भी मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, यहाँ से प्रश्न बनता है। ओके, तो एक काम करते हैं, इन दोनों कविता को भी एक बार देख लेते हैं। ओके, इन दोनों कविता को देख लेते हैं। एक कविता और मुझे देखना है, दो कविता कम से कम। ये एक असाध्य वेड़ा और दूसरा आपका अंधेरे में कविता। ये भी लंबी लंबी कविता, असाध्य वीणा, अंधेरे में, है ना, सरोज स्मृति सबसे और लंबी कविता अंधेरे में है ना। राम की शक्ति पूजा। आप इतनी सारी कविताओं को लंबी कविता के अंतर्गत रखेंगे, है ना। संभवतः आप एक बार सारी कविताएं पढ़ लीजिएगा। ओके, काम यहाँ से हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि छोटी छोटी कविता है ये, मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। ओके, ये किसकी कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली? महादेवी जी की। महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा। स्पंदन में चिरस निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के रंग नव रंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रिकुटी कर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रचकन पर जलकन है वर्षी, नव जीवन अंकुर बन निकली। लास्ट चल रहा है क्या, करीना कह रही है, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह देते जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत। हाँ, यहाँ से ये पंक्ति आया हुआ था एक बार, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना परिचय इतना इतिहास से यही, उम्री कल थी मिटाज चली। और अभी बारिश हो रही है और मेरा मन कर रहा है कि नहाने चले जाऊँ। तो ये यहाँ भी हुआ सर है अभी, हम लोग की ओर बारिश भी हो रहा है अभी। खूब बारिश हो अभी रही हुआ है, अब फिर धूप निकल गया। सर कितना बजे से क्लास चल रहा है? 4 बजे से। सर वो ज्यादा पढ़ा दिए। कविता पूरा हो गया? पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, सर कोई इसका नहीं। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो विस्तृत नभ का कोई कोना, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ओके, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास है, उम्री कलती मिटाज चली। ओके, ये भी पंक्ति, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरने। और इनके यहाँ दीपक, दीपक, बादल, इस तरह की उपमा काफ़ी है। ओके, खैर, तो ये मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी जी की रचना है, और दो पैराग्राफ अपने अच्छे से देखा, ठीक है। वो छोटी सी कविता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा। ओके, महादेवी जी, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, है ना। आप देख पा रहे हैं दूरबीन और ये इस तरह की। ओके, बीन भी हूँ, रागनी मतलब रात होती है। ओके, नींद थी सजल, नींद थी मेरी अचल, निस्पंदन कन कन में। और आपको अर्थ बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ओके, पंक्तियाँ पूछी जाती है। ओके, तो पंक्ति याद रहेगी तो आप निकाल लेंगे ना ये पंक्ति किसकी है। ओके, नींद थी मेरी अचल निस्पंदन कन कन में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जब बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। और ये नदी के विषय में है ना। नयन में जिसके जलद हूँ, त्रिसित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण व निष्ठुर दीपक हूँ, फूल को उड़ में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन छा वह चल हूँ, दूर तुम्हें हूँ अखंड तुम, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, आग हूँ जिसके धुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पावरे पावरे पलक के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में,
हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में नील घन हूँ, सुनहली दामनी भी हूँ, नशा भी हूँ, अनंत विकास का क्रम भी हूँ, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी, पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, है ना। हालांकि इस से शायद ना आवे, ये भी हो सकता है, फिर भी आप देख लिए तो कम से कम ये तो रहेगा। देखेंगे सिलेबस में कम से कम जो जो लगा हुआ है, कम से कम वो तो देख लीजिए आप, क्या क्या लगा हुआ है। जैसे अज्ञे, अच्छा नागार्जुन का देख लिए, इसका देख लिए, अज्ञे का देखिए, कलगी बादरे की, है ना। और यहीं आप देखते हैं जो रहता है उसका, चांदनी जी बहुत लेट से जुड़ रही हैं नमस्ते सर। जी। जो सर बहुत देर से क्लास हो रही है क्या? 1 घंटे से तो सर इसका तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा? रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग ओह थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, तो कलगी बादरे की जो उपमान मैले हो गए हैं, आप लाइन पढ़ते हैं ना, है ना। और ये प्रयोगवाद का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो इसी पंक्ति, इसी कविता में है। ओके, कलगी बादरे की, मैं तुमको ये कहूँ, मैं तुमको वो कहूँ, अब तुमको मैं कलगी बादरे की कहूँगा, है ना। बादरे की कलगी, एक नया उपमान देते हैं ये, है ना। यह दीप अकेला स्नेह भरा, हरी घास पर क्षण भर। ओके, असाध्य बेड़ा कविता हम पढ़ेंगे। ओके, ये इम्पोर्टेंट है और हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता, जरूर बनता है। ओके, और इवन एक बार एक अच्छा प्रश्न नहीं बना था, जो कि मैं असंतुष्ट था। ओके, इस तरह के प्रश्न नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन बने थे। ओके, ये प्रश्न क्या बन गया था, प्रियम्बद जो आप देख पा रहे हैं ना, आ गए प्रियम्बद केस कमले गुफा गए। ओके, तो पहली बात, एक ये लंबी कविता है और इसमें जितना संबोधन है केस कमली के लिए, है ना, उसी को सीरीज में लगाने के लिए आ गया था। ओके, तो जो कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न बनाना चाहिए था, लेकिन बनाया गया था। ओके, ओ विशाल तरु, है ना। तो ऐसे ही कुछ पंक्ति ऐसा बन गया था जो है। खैर, पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न क्या बना था वो भी देखेंगे। पहले कविता एक बार देख लेते हैं। ओके, लंबी कविता है तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। ओके, जहाँ रुकना होगा मैं रुकूंगा। तो आ गए प्रियम्बद केस कमली गुफा आगे, राजा ने आसन दिया, कृत कृत हुआ मैं तात पधारे, आप भरोसा हुआ है अब मुझको, शाद आज मेरे जीवन की पूरी होगी। वास्तव में यह कविता जो है ना, असाध्य बेड़ा, है ना, अहम के विसर्जन की कविता है। कि आपके अंदर जो भी मैं ही सब कुछ हूँ, उसको खत्म करने के लिए कविता है। ओके, मैं के विसर्जन की कविता है। एक बेड़ा है जिसे कोई नहीं बजा पाता है। ओके, तो फिर किस कमली को बुलाया जाता है, वो साधक है। ओके, और वो आकर इसको बजाने का कोशिश करता है, लेकिन देखिए अंत में होता क्या है। ओके, अंत में होता है क्या वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो मेन रूप से यही है इसका। तो राजा बुलाया है इसको कि भाई तुम बजा दो असाध्य बेड़ा, लेकिन आता है और लघु संकेत समझ राजा का गन, दौड़ लाए असाध बेड़ा, साधक के आगे रख उसको हट गए सभी की उत्सुक आंखें, एक वार वीरा को लिख टिक गए प्रियम्बद के चेहरे। यह विनाखंड उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से, तो उत्तराखंड में बना हुआ है, पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ों से लाया गया। घने बनों में यहाँ तपस्या करते ब्रजचारी, बहुत समय पहले आई थी, पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है ब्रज कृति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन कीर्तरु से इसे कढ़ा था। तो उस असाध्य वीरा को किसने बनाया है? ब्रजकृति ने, उत्तराखंड की लकड़ियों से। ओके, ब्रजकृति ने बनाया है, ये भी याद रखेंगे। और देखिए, लंबी कविताओं की एक खासियत होती है ना, उसमें नाट्यता जरूर रहता है। ओके, इसी में देख पा रहे हैं कि नाट्यता है। ओके, किसी ने कहा है, किसी पाश्चात्य आलोचक ने, कि एक अच्छी कविता नाटक होती है, नाटक होता है, और एक अच्छा नाटक एक अच्छी कविता होती है। ओके, तो यही चीज यहाँ भी देख पा रहे होंगे। अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था किसने? ब्रजकृति ने। उसके कानों में हम हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी सुंडों सी डाले, हिम वर्षा से पूरे वन युद्धों को कर लेती थी परित्राण, कटोर में भालू रहते थे। समझिए कितना होगा, जिससे ये जो है असाध्य बेड़ा बना है। ओके, तो बहुत विशाल वृक्ष ये रहा होगा। ओके,
सर 4 बजे से ही क्लास हो गया आज? हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लीजिएगा बाद में ना। उस किरीट तरु से ब्रज कृति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, हर्ष साधना यही था उस साधक की पीड़ा पूरी हुई, साथ साधना साथ ही जीवन लीला। तो ब्रज कृति जैसे ही बीना बना लिया पूरा, है ना, तो उसकी साधना, उसका पूरा जीवन बीना बनाने में चला गया, और उसी जैसे ही बीना कंप्लीट हुआ वो मर गया। ओके, तो ब्रज कृति ने बजाया। ओके, अब बनाया, ठीक है, अब बजाया तो केस कमली ने, लेकिन बनाया किसने? ब्रज कृति ने। राजा रुके, सांस लंबी लेकर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुनी आज तक न इसे साध सका, अब यह असाध्य बेड़ा। और इस जिस किसी ने साध नहीं सका, इसी वजह से उसका नाम असाध्य बेड़ा हो गया। पर मेरा अब भी विश्वास है, कच्छप ब्रज कृति का व्यर्थ नहीं था, है ना। बीड़ा बोलेगी अवश्य तभी, इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा तात प्रियम्बद। तो केस कमली का दूसरा नाम प्रियम्बद भी है। लो यह सम्मुख रही तुम्हारी ब्रज कृति की वीरा, यह मैं यह रानी भरी सभा, यह सब उद्दग्ध प्रयुक्त जन मात्र प्रतीक्षा मान, केस कमली गुफा गे ने खोला कम्बल, है ना। तो ये प्रियम्बद का ही दूसरा नाम आप कह सकते हैं। धरती पर चुपचाप बिछाया, वीरा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींचे करे प्रणाम। तो वीरा को प्रणाम किया गया। आप देखे होंगे कि जब भी कोई साधक साधने आता है, गिटार बजाना है या कुछ और करना है, जो भी वाद्य यंत्र बजाते हैं लोग, पहले प्रणाम किया जाता है, और ये यहाँ भी हो रहा है। ओके, और इससे ये बताते कि हम किसको प्रणाम करते हैं, हम उसी को प्रणाम करते हैं जो हमसे बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए, जो वीरा है बता रहा है कि भाई केस कमली द्वारा यह आचरण करके बताया जा रहा है कि वीरा हमसे बड़ा है। ओके, स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोले राजन, पर मैं तो कलावंत नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, ब्रजकृति प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीरा, ध्यान मात्र इसका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियम्बद, सभी सभा भी मौन ही रही। वाद्य उठा साधक ने गोद लिया, धीरे धीरे झुककर उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थे, अरे प्रियम्बद क्या सोता है, केस कमली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, बिना सचमुच क्या असाध्य है। हाँ, तो सभा में इसी तरह से बात करेगा, है ना। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियम्बद साध रहा था वीरा, नहीं, स्वयं को अपने को सोध रहा था, स्वयं अपने को सोध रहा था, वीणा साध नहीं रहा था, अपने को सोध रहा था। सघन निविर में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तरु को। कौन प्रियम्बद है इसकी दम्भ पर, इस अभिमंत्रित कारू वाद्य में सम्मुख आवे, कौन बजावे यह वीरा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही है। भूल गया था केस कमली राजसभा को, है ना। तो ये केस कमली प्रियम्बद जो है ना, वो सब कुछ भूल गया था, है ना। पूरा का पूरा बस बीना कैसे बना है उस प्रोसेस को याद कर रहा था, उस साधना को याद कर रहा था। कम्बल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। और ये वास्तव में एक साधना भी है ना। बीना बजाना जैसे एक साधना, बनाना एक साधना था, वैसे ही बजाना भी एक साधना है, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वह किरीट तरु, जिसके वह वासुकी के फन पर था। और यहाँ वासुकी का जिक्र आ रहा है ना, शिव के गले में यही वासुकी है ना, जिसकी जड़ वासुकी के फन पर थी आधारित, है ना। मतलब समझिए कि जो देवदार जिससे बना है यह। सर सब दिमाग के ऊपर जा रहा है। क्यों? नहीं सर, मतलब इतना थोड़ी ना याद रह पाएगा, इसलिए। और क्या? तो भाई दिमाग से ऊपर नहीं जाएगा, रिकॉर्डिंग आपके पास रहा है, उसको थोड़ा सा भी। नहीं सर, अब तो रिकॉर्डिंग देखने का भी टाइम नहीं, कितना बार देखेंगे। ओके, कोई बात नहीं, क्या पता सही हो जाए, हाँ। कम से कम कथानक भी याद रहेगा तो भी आप सही करके आएंगे। फिर बासुकी तो नाग को बोलते हैं ना? क्या? हाँ, जो शिव के गले में सांप है उसको हम लोग वासुकी बोल रहे हैं। जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी थे, अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु का करता था नीरव एक आलाप प्रियम्बद। ओ विशाल तरु, सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने नित्य रूप सवारा, कितने बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी दिन भोरों पर। तो खद्योत मतलब जुगनू जो है ना, तो उस विशाल तरु का आरती उतारता था।
दिन भर भोरों कर गए गुंजित रातों चित। तो ये उस पेड़ को याद किया जा रहा है जिससे ये वीरा बना है ना। और यहीं से ओ विशाल तरु, है ना, ओ दीर्घकाय, है ना। तो ये प्रश्न ही बना था, ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात, सखा गुरु आश्रय त्राता महाक्षय, ओ व्याकल मुख बंधोनी के वृंदगान के मूर्त रूप तुझे सुना है देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत। तो इस तरह से वो उसको जो है याद करते हुए साधना कर रहा है ना। फिर उसके बाद है कि नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक। तो ये कह रहा है कि तू मेरे गोद में नहीं है, वीरा से कहा जा रहा है तू मेरे गोद में नहीं है, वास्तव में मैं तुम्हारे गोद में हूँ। ओ तरु तात संभाल मुझे, मेरी हक किलक पुलक में डूब गए मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकू, तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तने गातू, है ना। ये पंक्ति याद रखेंगे, गातू तेरी लय पर मेरी सांसें, भूरे फुरतें रीतें विश्रांति। फिर कहता है गातू तू गा गातू, इस तरह से चल रहा है ना, तू गा गातू गातू ना। हाँ मुझे स्मरण बदली कौंद पंक्तियाँ पर वर्षा बूंदों की पटपट, और इस तरह से यहाँ वीणा जो है समझिए बजने लगता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है कि जब वीणा बजने लगता है तो फिर कहता है कि सब लोग अलग अलग सुनता है। इससे ये पता आपको होना चाहिए कि यदि कोई संगीत हो रहा है, कोई कला हो रहा है, उसका यदि प्रदर्शन हो रहा है ना, तो उसका ये अर्थ ये नहीं कि हम जैसा सुन रहे हैं वैसा आप भी समझ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर लोग अलग अलग तरीके से उसे समझेगा सुनेगा, है ना। अब देखिए वीणा जब बजने लगा तो राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगराई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे स्वर शिशु नीरव पदा, रखता जालिक माया भी सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हमें तारों का, शाशा वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, और देखिए डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तीरे। तो सब अलग अलग, है ना, सुन रहे हैं। राजा ने अलग सुना, जय देवी यस्सा बरमाल लिए गाती थी मंगल गीत, दुदुम्बी दूर कहीं बजाती थी। तो एक राजा क्या सुनेगा, है ना, दुदुम्बी सुनेगा, उसका कोई जो है आरती उतारेगा, उसका मंगलगान करेगा, है ना। राज मुकुट सहसा हल्का हो गया, मानो वह फूल सिरिस का, ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चातुता सभी पुराने लुगरे से झर गए, निखर आया जीवन कांचन। तो इस तरह से राजा सुन रहा है। रानी भी अलग सुनती हैं, छटती बदली एक कौंद गए, तुम्हारे ये मणि मानिक कंठहार पटवरस्त मेखला मणि। तो एक स्त्री का जो श्रृंगार होता है उस तरह की चीज़ें, है ना, इस पर। फिर उसके बाद सब ने अलग संगीत सुना, है ना, सब अलग अलग तरीके से सुन रहा है। और इस तरह से ये देखेंगे कि ये कविता आप खत्म होते हुए देखेंगे। ओके, नमस्कार कर मुरा प्रिय केस कमली, लेकर कंबल के गुफा चला गया, उठ गई सभा सब अपने काम में लगे, युग पलट गया प्रिय पाठक जो मेरी वीणा भी मौन हुई। ओके, हालांकि इस कविता को मैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ पर समय कम है। ओके, क्योंकि ये कविता मुझे जिसके द्वारा पढ़ाया गया है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन यही है आपके पास समय कम है। ओके, एक और कविता जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। ओके, वो ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिए आप लोग। भागों में कविता है तो 8 भागों में है। ओके, और जो है हम सारे भाग को तो नहीं देखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा, हालांकि यहाँ से प्रश्न बनेगा नहीं। ओके, पहला ही लाइन जो है इससे प्रश्न नहीं बनेगा, जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज़ें पैरों को देती है सुनाई बार बार। ओके, तो फिर कहाँ से प्रश्न बनेगा, तो प्रश्न बनने को तो कहीं से भी बन सकता है। ओके, चलिए इस सेक्शन को हम 8वां जो है हमारा पहला पार्ट को नहीं देखेंगे, दूसरा पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति है तो हम देखेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ाएंगे। ओके, अंधेरे में किसकी कविता है, कम से कम ये तो याद रहेगा ना कि वो
आज तो 3/2 का जो उपन्यास है ना, हाँ हाँ। तो उसमें जो आप अभी लिखवाए थे ना सारा पात्र वाला, हम्म। उसमें से पकड़ा रहा था। पकड़ा रहा था। हाँ, और उसमें ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था सर, एक शेखर और जीवनी का वो सजाना था भाग को। ओके, तो देखिए वो भी क्वेश्चन टॉल्स्टॉय का देखा। जिक्र आ रहा है, गांधी का जिक्र आएगा, ये थोड़ा ये वाला सेक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ न पाया चल रहा या स्वप्न या जागृति, सूर्य दिया जल रहा है, पीता लोक प्रसार में काल चल रहा है, आसपास फैली है जगह आकृतियाँ, लगती है छपी हुई जर चित्र आकृतियाँ सी, अलग वह दूर निर्जीव, यह सिविल लाइन्स है अपने कमरे में, यह परा हुआ आंखें खुली। यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। ओके, रात के 2 हैं, 2 बज रहा है, और समझिए कि इनकी बेचैनी कितनी है। ओके, जब मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको तो इस कविता को बहुत अच्छे से, जितनी लंबी कविता है ना वो एक्सप्लेनेशन मांगता है। ओके, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की काबिलियत है, और ये है कि समय कम है हमारे पास। हाय हाय टॉल्स्टॉय कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच, घूमते वह रुकते पृथ्वी को देखते, शायद टॉल्स्टॉय नुमा कोई आदमी अरे है मेरे किसी भीतरी धागे की आखिरी छोर, वह अनिलेख मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन। तो ये टॉल्स्टॉय का जिक्र होता है ना। प्रोसेसन चल रहा है, यहाँ गांधी जी आएंगे, और भी लोग आएंगे। ओके, मैं देख रहा हूँ। तो प्रोसेसन चल रहा, प्रोसेसन आप समझते ना, समझ लीजिए झांकी। ओके, कोई जुड़ना चाह रहे हैं? अरुंधति, चलिए अरुंधति भी पूछेंगी। सर पहले से चल रहा है? तो हाँ पहले से चल रहा है। हाँ हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, रिकॉर्डेड मिलेगा इसका? हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, घबराइए नहीं। इसे सर थोड़ा सा स्लो गए थे। कोई बात नहीं, मेरा डेटा चला गया, काफी स्लो में पढ़ते थे। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने जैसी बात नहीं है। ओके, एक मिनट, इसमें टॉल्स्टॉय का जिक्र आ गया, ये याद रखेंगे। ओके, मैं जो पंक्ति ढूंढ रहा हूँ, पंक्ति अभी दिख जाए तो आपके लिए कल्याण हो जाए। खैर, हाँ ये याद रखिएगा। ओ आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, है ना। ये पंक्ति याद रखिएगा। उदर भरी बन गया, बन अनात्मा बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि। हाँ, जो भी है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, कम से कम इतना याद रहेगा तो आप कर लेंगे। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से है मुँह मोड़ गए, बन गए पत्थर बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। ये पंक्ति इसकी है, और ये इस पंक्ति का रिपीटेशन काफ़ी अधिक हुआ है। ओके, ये पंक्ति, सर ये भाग 2 का है सर? ये भाग 2 का नहीं है, भाग 4 का है ना। ठीक, भाग 4। पंक्ति दिखाइए ना। ओके, देख लीजिए। ये, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, है ना। उदर भरी बन अनात्मा बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के धागों को तमगों सा पहना, अपनी ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले सहना। तो ये पंक्ति आप याद रखेंगे तो आपका काम होगा। ओके, चलिए, और एक पंक्ति है जो हमारे लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं देख लेता हूँ। चलिए हम 5th में जाते हैं। तो ये 4थे पार्ट का था, 5वें पार्ट में देखते हैं। ओके, चलिए जाने देते हैं।
5वां 6वां, एक लास्ट 8वां पार्ट में तो एक है, वो तो सबसे लास्ट पंक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर भी इधर मैं एक बार देख ले रहा हूँ। भागता मैं दमतोड़ घूम गया कई मोर, भागती है चप्पल चटपट आज चाटों सी पड़ती पैरों के नीचे कींच उछल कर, चेहरे पर छाती है पड़ता है सहसा ग्लानि की। रुक जाइए 1 मिनट, ये पंक्ति भी याद रख सकते हैं। भागता हूँ दम छोड़ घूम गया कई मोर, बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये देखिए, अरे ये क्या कन कन काँप रहे जिनसे झरते नीले इलेक्ट्रॉन, सब और गिर रहे हैं चिंगारियाँ नीली मूर्ति के तन से झरते अंगार मुस्कान। तो ये आई थिंक तिलक की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? ठीक है, पाषाण मूर्ति पैरों पर टपकता खून का। चलिए कोई नहीं, हम जो पंक्ति देखना चाह रहे हैं वो यहाँ अभी दिखा नहीं है। चलिए, सर ये वो टॉल्स्टाय वाला कहानी आप भेजे थे, नाम तुम्हारा। अच्छा, जो टॉल्स्टाय चलिए ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं। 8वें की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक बार 7वां को रिफाइन कर लेते हैं। ऐसा तो कुछ छूट जो बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपको आपके माइंड में रहे तो ठीक रहेगा। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। और अभिव्यक्ति की बात जो है नामवर सिंह इस कविता के बारे में कहते हैं। ओके, तो यहाँ से और आगे की पंक्ति, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें प्रतिपल कांपता रहा अरुण कमल एक। तो ये पंक्ति जो कम से कम इतना ये याद कर लीजिएगा। सर ये मुक्ति बोध क्या है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अंधेरे में कविता से ही लिया गया है। 1 मिनट सर रुकिए। अब अभिव्यक्ति, सर तो भाग ही 7 है कि 8 है? हाँ भाग 7 है ये। चलिए ठीक है, देखिए भागता दम छोड़ दूसरे नए इस बार भी आ गया ना। चलिए 8वां में चलते हैं। 8वां का अंतिम पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ओके, यही यहाँ से जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह कोई अभिव्यक्ति, परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मस्वभाव। यहाँ से हम पढ़ते हैं, हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श विवेक प्रक्रिया क्रियागत परिणति, खोजता हूँ पहाड़ पठार। यहाँ से खोजता हूँ पहाड़ पठार
समुंदर जहाँ मिल सके मुझे मेरी कोई भी व्यक्ति परम व्यक्ति अनिवार्य आत्मस्वभाव आत्मसंभव। तो ये पंक्ति भी आप याद रखेंगे। ओके, ये पंक्ति भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और हम देखते हैं सर तो ये पूछेगा तो ये पंक्ति दे देगा, पूछेगा किस कविता से है, मैच तो करने के लिए वो आएगा। बताइए। मैच या तो किस कविता से है या किस कवि की है। ओके, मैच करने जी। ओके। सर आजकल लाइन क्रम में से कविता का ना अरेंज करने भी देता वो है। पता है, लेकिन देखिए वो बेवकूफ़ी है ना। एक बार ऐसा किया गया था, ठीक है, और ये नहीं करना चाहिए। नीचे का 4 लाइन। हाँ, नीचे खोजता हूँ पहाड़ पठार के बाद से। एक बार बहुत ज़्यादा ही ऐसा कर दिया गया था एक पेपर में। ओके, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कम किया जा रहा है, और करना भी नहीं चाहिए ये काम। ओके, अब बच्चों को इस तरह से रट्टू नहीं बना सकते ना। सर इसके बाद क्या बताइएगा? इसके बाद मैं भारतीय काव्यशास्त्र और पश्चात काव्यशास्त्र के पक्ष में हूँ, लेकिन तब तक एक काम करूँगा, जो बेस वाला है ना सेक्शन, जो फर्स्ट पेपर में, वो बता। ओके, हाँ, वो वाला भी बता दीजिए, और वो वाला रात में कर लीजिएगा। चलिए एक काम करते हैं, कुछ और कविता है, जैसे भूल गलती इनकी कविता है ना। जीत फरोश और सतपुरा के जंगल आप पढ़ लीजिएगा, आसान है। एक बार मैं ना भूल गलती कविता का कुछ पंक्ति जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको देख लेते हैं। और ऐसे ही अकाल दर्शन की कविता। ओके, हमारे समय में एक बार रोटी और संसद से प्रश्न आया था। मोचीराम कविता इतना मज़ेदार है कि मैं पूरा याद ही कर लिया था। ओके, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक दूरी जूता है। भूल गलती कविता हम देख लेते हैं, और बहुत छोटी सी कविता है। मुक्ति बहुत जनरली बड़ी कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये छोटी सी कविता है। ओके, भूल गलती आज बैठी जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर, और हमें बीए के दिनों को बीए के दिन याद आ रहे हैं मुझे ना। खूब बहुत मज़े में पढ़ा हूँ इन कविताओं को। भूल गलती आज बैठी जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते खरे हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर से। वास्तव में यह कविता लोकतंत्र में उन लोगों के लिए है जो सत्ता के चाटुकार हैं, है ना, दरबार में हैं, लेकिन दरबार में सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए ये कविता है। ओके, तो दरबार में बातचीत है। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी व ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग। बहुत जो ईमान है ना, ईमान की स्थिति इस तरह से किया गया, खून से उसका जिस्म पूरा लदा हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा नहीं है ना। खामोश है, सब खामोश। मनसबदार, शायर, सूफी, अल गजाली, इब्ने सीना, अल बुरूनी, है ना, आलिमो फाजिल, एमए बीए एमए, है ना, बीए एमए, आलिम फाजिल, सिपह सलाहकार, सलार, सब सरदार है खामोश। नामंजूर उसकी ज़िंदगी को शर्म सी शर्त नामंजूर, हर हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तारा। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर, घने साए स्याह सुल्तानी जिरह बख्तर बना है, सिर्फ पृथ्वी सिर्फ मिट्टी का वह रेत का सा ढेर, सहनसा शाही धाक का वह सिर्फ सन्नाटा। लेकिन तो यहाँ से प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन 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 हम दिखाते हैं प्रश्न कहाँ से बनेगा। हाँ, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे हृदय, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ये पंक्ति आप याद कर लीजिएगा, और ये पंक्ति भूल गलती से है। ओके, ये पंक्ति याद कर लीजिएगा आप, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। और यह कविता भी अंधेरे में संग्राम में ही है।
चलिए ये अंधेरे में नहीं, ये चांद का मुंह टेढ़ा संग्रह है ना, अंधेरे में कविता भी उसी में है और चांद का मुंह टेढ़ा संग्रह है वास्तव में। ओके, और नेमिचंद्र जैन और श्रीकांत वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है इन किताबों को छपवाने में। ओके, चलिए कुछ और कविता देख लेते हैं हम। सर ये भूल गलती मुक्ति बोध का है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए ब्रह्म तो राक्षस आप नहीं देखेंगे क्या? आप क्या बोल रहे थे अभी? भूल गलत मुक्ति, ये मैंने कहा था चांद का मुंह चांद टेढ़ा। का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा एक संग्रह है, कविता संग्रह, जिसमें ये सभी कविता संकलित है। अच्छा टेढ़ा, ओके, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित है और नेमिचंद्र जैन और श्रीकांत वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है इन कविताओं को छपवाने में। ओके, चलिए नक्सलवादी मोचीराम। ओके, तो मोचीराम मुझे लगता है अकाल दर्शन और रोटी और संसद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार ना नक्सलवादी भी कविता ठीक है, पर हालांकि ये सब कविता सुनने में आ रहा है कि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो कई सारी कविता आप इसमें से देखेंगे हट जाएगी, खास करके अंधेरे में लोग हटा देंगे। यदि सिलेबस बदलेगा तो पक्का हटा देंगे। ओके, हेवन मुक्तिबोध को गायब करते हैं, धूमिल को गायब करते हैं। ओके, ऐसा होने वाला है। ओके, क्योंकि इंटेंशन जो चीज़ों का मैं देख पा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें होंगी। यदि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज करने के पीछे इंटेंशन जो है उसकी बात मैं कह रहा हूँ। ओके, चलिए एक बार हम रोटी और संसद, छोटी सी कविता है। वो छोटी सी कविता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन गया था। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो पूछता है, मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश के संसद मौन है। ओके, तो कल सुनना मुझे, इनका संग्रह है, उसी में है। ओके, तो कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। पहला क्या काम करता है? रोटी बेल रहा है। दूसरा काम करेगा कौन? रोटी खा रहा है सर, और तीसरा जो है रोटी खेल रहा है। खाता है ना बेलता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। संसद मौन है। उसके बाद अकाल दर्शन को भी हम एक बार देख लेते हैं। वो भी कविता लंबी है, लेकिन लंबी कविता के अंतर्गत उसको नहीं मानते हैं। अकाल दर्शन कविता, ओके, हिंदी भी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। भूख कौन उपजाता है? ये नेताओं पर व्यंग है। वह इरादा जो इस तरह देता है, या वह इसीलिए इन कविताओं को लोग हटा देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके, भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ देता है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने उंगलियों और सैकड़ों सड़कों पर घरों में बाढ़ की तरफ फैले हुए बच्चों की तरफ इशारा किया और हंसने लगा। मैं उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इस तरह की पंक्ति इसमें आएंगे। ओके, ये देखिए, उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। ओके, चलिए वही पंक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा सर? भी उनसे कहता हूँ, देश, शासन और राशन उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली उठाने रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़िया ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। तो आप नेताओं से जो प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिलता, उसके जगह एक नया प्रश्न को खड़ा कर देंगे या मुद्दा से आपको भटका देंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं। सर यही याद इसमें मतलब देखा है। क्या? कौन सा पंक्ति सर? ये पंक्ति आप ध्यान दिमाग में रखें। बच्चे बेरोजगारी के दिनों की, बेकारी के दिनों की बरकत है। बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। ये पंक्ति मैं कह रहा था। चलिए, हो गया, आगे बढ़ लेते हैं।
और कुछ एफर्ट आप लोग भी लगाइए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना यदि सिर्फ और सिर्फ हाँ चाहेंगे कि हम ही करते रहें, तो फिर आपका इनपुट कुछ नहीं रहेगा, तो फिर कुछ मतलब नहीं है ना। आप अपना भी, है ना। और सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है ना। कोई नहीं, सर आप अपना एफर्ट क्या लगाएंगे एक दिन तो कल जाना। चलिए बहुत हुआ, है ना। अब आप लोग, है ना, देख लीजिएगा। ओके, अगले क्लास के विषय में मतलब कुछ समय बाद, यदि हमारे पास अभी समय रहेगा तो अभी जुड़ जाएंगे, नहीं अभी यदि सिचुएशन ऐसा रहेगा कि हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाने का होगा, तो फिर हम आपको मैसेज कर देंगे कितने देर में मिलेंगे, ठीक है। सर कल क्या क्लास क्या पढ़िएगा? कल सुबह कर सर लेंगे। स्टैंड वाला बता दीजिएगा, क्या? वही कंप्यूटर वाला।